नेपाल भारत के खिलाफ गया, लौटकर भारत के पास आ गया। श्रीलंका भी कभी भारत के खिलाफ गया, अब लौटकर भारत के पास आ गया। अमेरिका बार बार जाता है, फिर लौटकर भारत के पास आता है। भारत के पास ऐसा क्या है जो दुनिया को भाता है? अगर अटल जी नहीं होते तो खत्म हो जाता श्रीलंका। कभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था ऐसा? कहानी के दो हिस्से हैं। पहला श्रीलंका से शुरू होता है और नेपाल पर जाकर खत्म होता है। कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले एक बड़ी चीज आपको समझ लेनी चाहिए। साल था 2018, दुनिया अटल जी को याद कर रही थी। फिर भारत का पड़ोसी श्रीलंका कैसे न याद करता। हुआ यूं कि रानिल विक्रमसिंघे जो अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसकी जानकारी भारत के लोगों को भी नहीं थी। अगर भारत नहीं होता तो श्रीलंका तभी खत्म हो जाता। तत्कालीन श्रीलंकन प्रधानमंत्री को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वो 1975 में पहली बार वाजपेयी जी से मिले थे। साल 1977 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने। उसी वक्त श्रीलंका के उप विदेश मंत्री की कुर्सी पर रानिल विक्रमसिंघे बैठे थे। श्रीलंका लिट्टे की समस्या से परेशान था और एकमात्र भारत ही उसकी मदद कर सकता था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आज से भी ज्यादा बुरे दौर में पहुंच चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद की। वहां की सेना की एक स्पेशल टुकड़ी तैयार करवाई गई जिसे लिट्टे से लड़ने की ट्रेनिंग मिली। इसी ट्रेनिंग की वजह से श्रीलंका लिट्टे की समुद्र इकाई को रोकने में कामयाब हुआ। खैर, अटल जी प्रधानमंत्री के तौर पर लौटे तो उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को अपना टेलीफोन नंबर दिया। फिर दोनों के बीच कई मौके पर बातें होने लगी। फिर 2009 में लिट्टे पूरी तरह खत्म हो गया और श्रीलंका ने ये कामयाबी हासिल की भारत की मदद से। लेकिन श्रीलंका और भारत की इसी दोस्ती को चीन की बुरी नजर लग गई। राजपक्षे परिवार सत्ता में आते ही चीन के इशारे पर नाचने वाला पपेट बन गया। पीएम मोदी बार बार समझाते रहे, श्रीलंका नहीं माना, लेकिन अब उसी श्रीलंका में राजपक्षे परिवार भी मोदी का मुरीद हो गया। खैर, लौटते हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर। 5वीं बार उन्हें कांटों भरा ताज मिला है और यह महज संयोग है कि श्रीलंका जब जब मुसीबत में रहा, रानिल विक्रमसिंघे सत्ता में आए और अपने देश को मुसीबत से बाहर निकाला। जनवरी 2021 में चीन के विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे पर आए थे। उनका स्टेटमेंट था कि बीजिंग और कोलंबो के बीच के संबंधों में किसी तीसरे पक्ष को दखल नहीं देना चाहिए। इशारा भारत की तरफ था। मोदी ने श्रीलंका को उसकी हालत पर छोड़ दिया। आज हालत ये हो गई कि अगर भारत नहीं बचाता तो वहाँ की पब्लिक राजपक्षे परिवार को नोच खाती। कुछ ऐसा ही हाल था नेपाल के साथ। नेपाल भी एक दौर में चीन की गोद में खेलने लगा था। चीन ने एक हसीना को नेपाल में अपना राजदूत बना दिया। फिर उसने नेपाल को ऐसे भड़काया कि रोटी बेटी का रिश्ता होने के बाद भी नेपाल भारत को ही आंख दिखाने लगा। केपी शर्मा ओली भारत से जानबूझकर सीमा विवादों को हवा देते गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अपनी सरकार बचाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए केपी शर्मा ओली चीन की मदद लेते रहे। लेकिन जनमत और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आगे उनकी एक न चली। केपी शर्मा ओली की सरकार जब खतरे में आई तो चीनी राजदूत हाउ यांग की लगातार बैठक कर रही थी। सरकार और पार्टी में एकता के लिए बैकडोर की मीटिंग पॉलिटिक्स हो रही थी और ये सब कुछ कर रही थी हाउ यांग की। इसे नेपाल में एक बड़ा वर्ग आंतरिक मामलों में दखल मान रहा था, लेकिन ओली भारत के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। नक्शा विवाद के बाद ओली ने कोरोना को लेकर भारत पर हमला बोलना शुरू किया। उनकी चाल थी कि नेपाल के लोगों के दिल में भारत के लिए कंफ्यूजन पैदा कर दे। लेकिन उसके बाद नेपाल में आए शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा साल 1995 से लेकर 1997 तक और उसके बाद 2001 से लेकर 2002 तक, फिर साल 2004 से लेकर 2005 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी एक दौर था जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नेपाल में शेर बहादुर देउबा। अब नेपाल की कुर्सी उन्हीं शेर बहादुर देउबा के पास है। शेर बहादुर देउबा हाल ही में भारत आए, बीजेपी के मुख्यालय गए, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। हैरान मत होइए, शेर बहादुर देउबा करीब जून-जुलाई 2021 में नेपाल की सत्ता में आए और जब पहली विदेश यात्रा पर निकले तो उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क और सबसे सच्चा दोस्त भारत को ही अपना पहला पड़ाव चुना। यही तो है आज का भारत, जो दोस्ती करता है दिल से और सिर्फ दोस्ती ही फैलाना जानता भी है। नए भारत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।